कैसे हो मेरे दोस्तों। कैसे हो मेरे दोस्तों। एक बार मेरी आईटीआई कम्युनिटी में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस आज की क्विज का अगर हम डिस्कशन करें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वेबसाइट है testseries.meri.iti.com। इस पर UPPCL TG2 की एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई। इसको आप ज्वाइन करके, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आगे आप टेस्ट दीजिए, अपनी प्रिपरेशन देखिए कैसे आप कर पा रहे हैं, कितने में स्कोर आ रहे हैं। तो अब चलते हैं आज के क्विज के डिस्कशन पर। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन था, आज के जो क्वेश्चन का जो टॉपिक थे वो सारे पावर सिस्टम, जो मैं आपको बता दूं आज के क्वेश्चन के जो टॉपिक थे उनमें हमने पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन लाइन और सर्किट ब्रेकर, इनसे क्वेश्चन दिए थे। तो इनके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे। इनको डिटेल में कॉन्सेप्ट वार डिस्कस करते हैं। ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का यूज होता है? तो ऊंचे हेड की ये बात कर रहा है। ऊंचे हेड का मतलब होता है हाई हेड। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है वो सही आंसर तो है आवेग टरबाइन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन। तो पहले दोस्तों ये समझिए कि आप इम्पल्स टरबाइन होता क्या है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि बेसिकली जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उनमें तीन टाइप के टरबाइन यूज होते हैं। एक तो होता है इम्पल्स टरबाइन, दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन, तीसरा होता है ग्रेविटी टरबाइन। इम्पल्स को हिंदी में आप बोल सकते हैं आवेग, रिएक्शन को हिंदी में बोल सकते हैं प्रतिक्रिया टरबाइन। और अब इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा हेड के लिए जनरली ये जनरल टर्म है। तो ज़्यादा हेड के लिए अगर हमें यूज करना है, तो हम हेड अगर हमें हाई रखना है, मतलब हेड का मतलब क्या होता है ऊंचाई। जैसे मान लो एक थर्मल पावर प्लांट, अगर पानी को हमें ज़्यादा ऊंचाई से गिराना है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इम्पल्स टरबाइन। और अगर मान लो हमें फ्लो को ज़्यादा रखना है, फ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे रिएक्शन टरबाइन। अब इम्पल्स टरबाइन के एग्जाम्पल जो है वो है पेल्टन व्हील जो है आपके इम्पल्स टरबाइन का एग्जाम्पल है। रिएक्शन टरबाइन का एग्जाम्पल है वो है आपका कैप्लन, फ्रांसिस और प्रोपेलर। जनरली एग्जाम्स में सिर्फ इन्हीं 4 टरबाइन्स के नाम यूज आते हैं। इस इमेज में बहुत सारे टरबाइन के नाम यूज दिए गए हैं, आपको बस इस पे ध्यान रखना है। देखिए, हेड हाई है, पेल्टन को आपको यूज करना है, और हेड लो है तो फ्रांसिस को यूज करना है, कैप्लन को यूज करना है, प्रोपेलर को यूज करना है। तो ये हो गया आपका। ये बाकी के आप छोड़ सकते हैं, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फ्रांसिस स्पाइरल केस भी, आप अगर स्पाइरल केस यूज कर रहे हैं तो मीडियम हेड के लिए भी इसको आप यूज कर सकते हैं। हेड का मतलब है यहाँ पे ऊंचाई। अब आते हैं, एक और चीज़ आपको बता दूं इसके साथ ही कि इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन में अंतर क्या होता है, आपसे ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो ज़्यादा इफ़िशियंसी जो होती है, इफ़िशियंसी का मतलब होती है इफ़िशियंसी मतलब कि उनकी क्षमता जो किस तरीके से है, तो वो इफ़िशियंसी इम्पल्स टरबाइन की ज़्यादा होती है। तो इफ़िशियंसी के मामले में इम्पल्स टरबाइन जीतेगा। उसके अलावा अगर हाई हेड की बात करें तो हम इम्पल्स टरबाइन को यूज करेंगे, इसको लो और मीडियम हेड में यूज करेंगे। और एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स टरबाइन इज द पेल्टन व्हील। इसमें है फ्रांसिस, केपलर, प्रोपेलर, डेरियाज एंड टूबुलर। ये सारे टरबाइन जो हैं ये सारे रिएक्शन टरबाइन हैं, और ये वाला इम्पल्स टरबाइन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ पावर प्लांट और उनका कंपैरिजन। ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में क्या मतलब तुलना हम कर रहे हैं इसमें कि अलग अलग टाइप के पावर प्लांट की। तो ये पूछ रहा है किस प्रकार के बिजली यंत्र सबसे अधिक कुशल है। तो सबसे अधिक कुशल का मतलब है, यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है इफ़िशियंसी का मतलब ये है, इफ़िशियंसी का मतलब है कौन सा जो इनपुट जो है वो कम लेगा लेकिन आउटपुट जो है वो आपको ज़्यादा देगा, उनको बोलते हैं हम इफ़िशियंसी या क्षमता का जब टर्म आता है तो उसको हम बोलते हैं जो इनपुट कम लेगा आउटपुट ज़्यादा देगा। तो इसका आंसर है पन बिजली। पन बिजली का मतलब यहाँ पे एक्चुअली पानी था, पानी बिजली। क्योंकि पानी में देखो क्या है, पानी तो क्या है टोटल फ्री है, पानी को आपको बस गिराना है। तो इसमें इनपुट तो क्या है बहुत ही कम है, 0 के बराबर है, लेकिन आउटपुट तो बिजली आएगी ही आएगी। और अगर हम सबसे ज़्यादा महंगा माने तो सबसे ज़्यादा जो महंगा होगा वो होगा डीजल वाला सबसे महंगा होगा, क्योंकि जो डीजल की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अब इसमें हम एक काम करते हैं दोस्तों, ये मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, इसमें आपको कंपैरिजन करके मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मान लो हाइड्रो प्लांट है और यहाँ पे फ्यूल वाला प्लांट है। फ्यूल वाले में आपका कोल और डीजल दोनों आ जाएगा, और यहाँ पे मान लो
न्यूक्लियर प्लांट है, इसको हम कंपेरिजन कर रहे हैं। इनिशियल कॉस्ट किसकी सबसे ज़्यादा होगी? इनिशियल कॉस्ट जो है, मैं इसमें रैंकिंग दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट होगी हाइड्रो की, उसके बाद इनिशियल कॉस्ट होगी न्यूक्लियर की, और सबसे कम इनिशियल कॉस्ट होगी फ्यूल की। रनिंग कॉस्ट की मामले बात करें तो सबसे ज़्यादा रनिंग कॉस्ट होगी फ्यूल की, उसके बाद रनिंग कॉस्ट होगी न्यूक्लियर की, और सबसे कम रनिंग कॉस्ट होगी हाइड्रो की। रिजर्व्स की बात करें कि इसमें पूछा रिजर्व्स के बीच में अगर आप किसको यूज कर सकते हैं, तो रिजर्व्स के बीच में आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। इनमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ किताबें अलग अलग बताती हैं, तो ये मतलब इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि रिजर्व्स में आप करने को हाइड्रो को भी कर सकते हैं, फ्यूल को भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर। जनरली हाइड्रो को हम रिजर्व्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्लीनलीनेस का मतलब ये कि कौन सा साफ सुथरा है, मतलब साफ सुथरा का मतलब है पर्यावरण को गंदा नहीं कर रहा है, एनवायरनमेंट को गंदा नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं साफ सुथरा। तो सबसे ज़्यादा साफ सुथरा तो देखो, सबसे ज़्यादा साफ सुथरा है हाइड्रो, उसके बाद साफ सुथरा है न्यूक्लियर, और फ्यूल तो ये बहुत गंदा है, इतना धुआं फेंकता है, फ्लाई ऐश देता है, और उसके अलावा फ्लाई ऐश के साथ एयर पॉल्यूशन करता है। ये आपका ये वाला पॉल्यूशन ये भी करता है, ये जो आपको है, आपको रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन करेगा, तो इसका पॉल्यूशन तो और ख़राब है। लेकिन इसको आप एक काम कर सकते, दोनों को साफ़ सुथरा के मामले में दोनों को रेटिंग दे सकते हो। तो साफ़ सुथरा के मामले में हाइड्रो सबसे ज़्यादा। सिंप्लिसिटी के मामले में करें तो सिंप्लिसिटी के मामले में सबसे कॉम्प्लेक्स है आपका ये वाला न्यूक्लियर। सिंप्लिसिटी के मामले में आप हाइड्रो को 1 नंबर दे सकते हो, फ्यूल कोल को भी ये भी मतलब लगभग एक ही जैसा सिंपल है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है आपका ये वाला, ठीक है। तो रिलायबिलिटी के मामले में अगर आप बात करें तो रिलायबिलिटी के मामले में भी आप हाइड्रो को नंबर दे सकते हो। हाइड्रो को मतलब बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, जब कभी भी पानी भरा है चला दो उसको, ठीक है। और फ्यूल को भी इसमें आप 1 नंबर दे सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। रिलायबिलिटी के मामले में सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है हाइड्रो, और रिलायबल के मामले में एक्चुअली मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिलायबल तो ज़्यादातर मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर इनमें से किसी एक को चुनाओ तो आप हाइड्रो को चुन सकते हैं, ओके। तो रिलायबिलिटी में हमने इसको चुन लिया। सबसे जो कम, इसके बाद इसको आप दूसरा नंबर भी दे सकते हैं, लेस रिलायबल। और सबसे कम रिलायबल ये है क्योंकि इसमें कभी भी शट डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसका हाइड्रो का सबसे कम होता है। चलो, तो ये हो गया तुलना, कंपैरिजन, सारे पावर ट्रांसफर सारे। तो इसके देखो एक क्वेश्चन ये है, इससे आप 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इससे आपसे सीधे बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। अब आओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्टीम संयंत्र में एयर प्री हीटर का कार्य क्या होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टीम पावर प्लांट में फ्लू गैस को पानी। तो इसके लिए मैं आपको पहले पूरा जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है उसका पूरा कॉन्सेप्ट एक बार बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो, थर्मल पावर प्लांट होता क्या है। थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसका नाम क्या होता है, थर्मल का हिंदी में होता है ताप विद्युत, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम कोयला डालते हैं भट्टी में, और उसमें डालते हैं पानी, उसको पानी डालते हैं, और उससे क्या है बनाते हैं भाप, मतलब स्टीम, और स्टीम बना के उससे हम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो सिंपल टर्म हो गया। जिनको पता ही नहीं है कि थर्मल ताप विद्युत प्लांट में क्या होता है, ये तो हो गया सिंधा। अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में एक बार दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये दोस्तों इसके कंपोनेंट हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बताता हूँ होता क्या है। देखो, ये कोल्ड स्टोरेज है। यहाँ पे क्या है, मान लो आपका कोयला रखा रहता है, ये बहुत सारा कोयला यहाँ पे रखा है, ठीक है। इसको हम जानते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट में। कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या होता है, इसको CHP भी बोलते हैं। CHP का काम क्या होता है, ये कोयला को ग्राइंड करता है या पीसता है, और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। पार्टिकल्स में इसको इसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से ग्राइंड करना, पीसने का काम है, और इसको कोयले को स्टोर करने का भी काम कोल हैंडलिंग प्लांट का है, ठीक है। इसके बाद ये जाएगा इसके अंदर। तो ये फर्नेस में क्या होता है, इस कोयले यहाँ से कोयला जाएगा। अब यहाँ पे देखो कोयला जल रहा है, तो अब जो कोयला जल रहा है यहाँ से इसका निकलेगा एस। अब आप कुछ खाओगे तो कुछ निकालोगे भी, तो ये कोयला खाता है और ये एस निकाल रहा है। तो एस का जो काम होता है वो एस हैंडलिंग प्लांट करता है। तो एस हैंडलिंग प्लांट हो गया जो आपको एस का जो काम करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये तो एस का चला गया। अभी यहाँ से देखो क्या है कि ये जो जा रहा है यहाँ से, अभी एक आप इस चीज़ में ये एक बार समझो। जैसे मान लो यहाँ पे हमने पानी गर्म किया। एक पहले आप एक छोटा सा मुझे कॉन्सेप्ट बताओ
छोटा सा एक एग्जाम्पल आपसे दे रहा हूँ कि मान लो अभी एक आपको चाय बनानी है, दो केस हैं। आप क्या बना रहे हैं? चाय बना रहे हैं, टी कुक कर रहे हैं। यहाँ पे आपने बिल्कुल ठंडा मतलब नॉर्मल पानी डाला और इसमें आपने है ना गर्म पानी डाला, तो इसमें चाय किस में पहले बनेगी? ऑब्वियस सी बात है, जिसमें आपने गर्म पानी डाला तो चाय इसमें बनेगी और इसमें जो आपकी गैस है वो भी कम लगेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम इसमें यूज करते हैं पावर प्लांट में। इसमें क्या करते हैं कि जो पानी जो हमारा है, जैसे यहाँ पे जो पानी जो हमारा है, यहाँ से देखो पानी आ रहा है, यहाँ पे क्या है? वाटर आ रहा है। जो पानी आया तो क्या है, जो बॉयलर से जो आपकी जो गैसेस निकल रही हैं, जो गैसेस देखो, ये जो गैसेस निकल रही हैं वो ऐसे होते हुए पूरी यहाँ से चिमनी से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम पानी को पहले जो गैसेस जो निकल रही हैं उनके उनके थ्रू लेके हुए जाते हैं। तो इकोनोमाइजर से लेते हुए फिर मतलब सीधा बॉयलर में नहीं डाल रहे हैं। आप देखो ये जो पानी जो जा रहा है, मैं इसको नीले कलर से बना रहा हूँ, पानी जो यहाँ पे जो जा रहा है, जो वाटर जा रहा है, वो इकोनोमाइजर से होते हुए इसमें जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो चाय का जो कॉन्सेप्ट था, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये पानी को क्या कर रहे हैं, प्री हीट कर दे रहे हैं, मतलब पहले से थोड़ा गर्म कर दें, जिससे क्या है इकोनोमाइजर का मतलब इकोनोमाइजर का अगर कोई आपसे काम पूछे तो आपको क्या करना है कि ये प्री हीट करता है पानी को, और उससे फ़ायदा क्या होता है, उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, किसकी? बॉयलर की। ठीक है, अब मैंने तीन चीज़ें बताई, कोयला यानी कि कोल, पानी और हवा। तीन चीज़ें जब एक दूसरे से मिलती हैं तब ताप बिंदु बनती है। तो देखो कोयला अपन ने यहाँ से घुसा दिया, पानी देखो यहाँ से घुसा दिया, अब हम डाल रहे हैं हवा। तो देखो हवा, ये देखो ये हवा जो आ रही है एटमॉस्फेयर से हवा आ रही है। अब देखो क्या है कि हम सीधी हवा यहाँ पे बॉयलर में सीधी हवा नहीं डालते हैं। यहाँ पे अगर हम बॉयलर में सीधी हवा डाल देंगे तो वो जो हमारा चाय वाला जो कॉन्सेप्ट था वो गलत हो जाएगा। आप सीधी हवा डालोगे तो हम क्या करते हैं, पहले से इसको थोड़ा गर्म करते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर क्या काम करता है? जो पानी के साथ इकोनोमाइजर जो काम करता है ना, पानी के साथ वही काम एयर प्री हीटर करता है। ये क्या करता है? प्री हीट करता है किसको? हवा को, पानी को नहीं है, प्री हीट करता है एयर को। और इससे फ़ायदा क्या होता है? ये फ़ायदा होता है इफ़िशियंसी को बढ़ाता है। तो सबसे पहले हवा जाती है एयर प्री हीटर में, एयर प्री हीटर के बाद जाती है इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर के बाद जाती है सुपर हीटर में, और इसके बाद ये मतलब हवा इससे होते हुए, हवा देखो हवा पहले इसमें जाती है, इसके बाद हवा सीधी चली जाती है यहाँ पे, और जो यहाँ से जो गैस निकल रही है लाल कलर की, ये गैस यहाँ से जाते हुए चिमनी में चली जाती है। तो दोस्तों इस इमेज को देखिएगा और एक बार अगर कोई किताब हो तो पढ़िएगा। और अब क्या होता है कि अब जैसे ये जो चला गया, ठीक है, और जो कंडेंसर का काम क्या होता है, देखो ये आपको एक साइकिल दिख रहा होगा, यहाँ पे एक साइकिल दिख रहा होगा। तो पानी जो है वो ऐसे साइकिल में घूमता है। पानी आप सोच रहे हो जितनी बिजली बन रही है, इतना सारा पानी लग रहा होगा, पानी जा कहाँ रहा है? पानी कहीं नहीं जाता, पानी एक साइकिल में घूमता रहता है। देखो पानी साइकिल में घूम रहा है। पानी क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा वाटर में हम उतना डालते हैं जितना उड़ जाता है, बाकी पानी साइकिल में घूम रहा है। इकोनोमाइजर से बॉयलर में, बॉयलर से सुपर हीटर में, सुपर हीटर से टरबाइन में, टरबाइन से कंडेंसर में, कंडेंसर से इकोनोमाइजर में। तो ये भी, इसको बोलते हैं अपन वाटर साइकिल। ये है आपकी वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में भी आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि वाटर साइकिल के कंपोनेंट क्या है। तो वाटर साइकिल कंपोनेंट इकोनोमाइजर, बॉयलर, सुपर हीटर, टरबाइन, कंडेंसर। और कंडेंसर में क्या होता है, जब कंडेंसर से जब पानी को हमें ठंडा भी तो करना है, तो हम बात करते हैं कूलिंग टावर की। तो ये हमारा एक क्या है, पूरा लेआउट है। एयर प्री हीटर और इकोनोमाइजर क्या करते हैं, ये आपके पानी को गर्म करते हैं, और ये वाले एक पानी गर्म करता है, एक हवा गर्म करता है। सीएचपी का काम क्या है, एएचपी का काम क्या है। इसके अलावा सुपर हीटर, हाँ एक बार ये बता दूं सुपर हीटर का काम क्या है। सुपर हीटर भी क्या करता है, आपकी जो स्टीम है उसको बहुत ज़्यादा सुपर हीट करके उसकी भी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसको बोलते हैं, आपने सुना होगा सुपर थर्मल पावर प्लांट, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। तो ये सुपर जो टर्म आता है वो सुपर हीटर की वजह से ही आता है। जो सुपर का जो सुपर है वो इसमें चला जाता है, जब क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जब स्टीम को गर्म कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सुपर थर्मल पावर प्लांट। तो ये थर्मल पावर प्लांट का लेआउट है। अगर इसमें से मुझे लगता है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए किसी कंपोनेंट के बारे में तो आपको मुझे लगता है करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं ये दो क्वेश्चन। एयर प्री हीटर का काम क्या है। एयर प्री हीटर क्या करता है, सुपर हीटर को गर्म हवा की आपूर्ति, तो इकोनोमाइजर को गर्म हवा की आपूर्ति। तो आप देख लेते हो, यहाँ पे देख लो सुपर हीटर से जो हवा आ रही है, सुपर एयर प्री हीटर क्या करता है, एयर प्री हीटर सीधा यहाँ पे जा रहा है और सीधा जो हवा इसको दे रहा है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसको निकालता है।
फ्लू गैस की गर्मी से निकालता है और आगत वायु को गर्म करता है। बहुत कंफ्यूजन रहेगा दोस्तों अगर आपको नहीं पता। देखो इकोनोमाइजर की को गर्म हवा की आपूर्ति नहीं करता, सुपर हीटर को गर्म हवा की आपूर्ति नहीं करता। ये क्या करता है, फ्लू गैस की गर्मी को निकालता है और आगत वायु गर्मी करता है। अगर आपने रट के बैठा है आप ये क्वेश्चन 100% गलत कर दोगे अगर आपने बिल्कुल समझ के नहीं रखा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए बोलते हैं। तो मैंने बताया ना आपको, फीड पानी में प्री हीट करने के लिए हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है। चाय वाला कॉन्सेप्ट है, चाय वाले में क्या है, पहले से गर्म करके डालेंगे तो जल्दी चाय बनेगी, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो कौन सा इसका आंसर, इसका आंसर है इकोनोमाइजर। तो ऐसे करके आप जो भी पावर प्लांट से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन होंगे मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। अब आता है कि एसी प्रसारण का सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का दोस्तों इंग्लिश में मतलब होता है यूनिवर्सल। हिंदी इंग्लिश में बता दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर यूनिवर्सल फॉर्म इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। प्रसारण का मतलब है ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 फेज 3 तार इसका आंसर है। 3 फेज 3 तार का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा जब भी बिजली का जब खंभे में देखे होगे 3 तार जाते हैं, 3 तार जाते हैं, एक आर होता है, एक वाई होता है, एक वी होता है। आपने बिजली के खंभों में अगर आपने देखा होगा तो इसका आंसर बहुत सीधा सीधा है, ये है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने के लिए इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का कारण क्या है। मतलब देखो क्या होता है कि ये एक पिन इंसुलेटर की बात कर रहा है। तो ये पिन इंसुलेटर को हम बाद में बात करते हैं, पहले हम समझते हैं कि इंसुलेटर होता क्या है। देखिए दोस्तों, पावर सिस्टम में जो इंसुलेटर होते हैं वो 4 तरीके के इंसुलेटर यूज करते हैं। एक तो हम इंसुलेटर करते हैं पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर में क्या होता है, जो आपका जो तार होता है वो इसके ऊपर ऐसे रखा होता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे टेलीफोन लाइन जो वगैरह होती हैं उनमें होता है। तो इसका जो यूज करते हैं वो हम 33 kV तक हम इसको यूज कर सकते हैं, अप टू 33 kV तक हम इसको यूज कर सकते हैं। जो सैकल इंसुलेटर होता है, सैकल इंसुलेटर में क्या होता है, अब ये आपको दिख रहा है, इसको आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पोजीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ इसमें क्या होता है, जो तार होता है वो ऐसा इसके पीछे जाता है, ऐसे घूम के आ जाता है। ज़्यादातर जो सैकल इंसुलेटर का जो यूज करते हैं वो ज़्यादातर टर्निंग पोजीशन में करते हैं और मतलब स्पेशल पोजीशन में करते हैं। इसको बोलते हैं सैकल। सैकल का मतलब है जबड़ा। देखो ये आपको दिख रहा है, ये देखो इसका मुंह टाइप का है, ये देखो ये जो दिख रहा है ये इसका है मुंह, और यहाँ पे क्या है आपका इंसुलेटर फंसा हुआ है। सैकल का मतलब होता है, सैकल को अगर आप हिंदी में देखेंगे तो सैकल का मतलब होता है हथकड़ी टाइप का कुछ चीज़। तो देखो इसलिए इसको सैकल इंसुलेटर बोलते हैं। अगला जो इंसुलेटर है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसुलेटर है उसको बोलते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर, सस्पेंशन इसमें देखो क्या होती है, डिस्क लगी होती है। देखो ये दोस्तों डिस्क है, एक डिस्क, ये दूसरी डिस्क। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक डिस्क के ऊपर एक डिस्क लटकी होती है और इसमें सस्पेंशन का हिंदी में मतलब होता है लटकना। तो लटकने से आप याद कर लो, सस्पेंशन जो लटका होता है। लेकिन इसका जो यूज करते हैं वो 33 kV के ऊपर करते हैं। जब 33 kV के ऊपर ले जाना हो तो इसको यूज करते हैं। स्टे इंसुलेटर का मेन काम होता है, स्टे इंसुलेटर का मेन काम होता है कि किसी भी तार को, जैसे मान लो ये खंभा है, ठीक है, अब इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है, अब इस खंभे को आपको मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक इंसुलेटर लगाते हैं बांध के, स्टे इंसुलेटर। स्टे का मतलब क्या होता है, हिंदी में पता होता है, आप बोलते हैं ना मैं होटल में स्टे किया। स्टे का होता है मतलब रुकना। इसका काम होता है कि जो करंट जो है वो अगर इस इंसुलेटर नहीं लगा होगा ना, अपन आप सीधा बांधोगे तो यहाँ पे अगर मान लो कोई आदमी खड़ा होगा तो उसको अगर करंट लगेगा तो उसके झटके से उसके बाल खड़े हो जाएंगे। तो ये स्टे इंसुलेटर की वजह से आपने देखा होगा खंबे के पास जब आप किसी तार को पकड़ते हो ना तो आपको करंट नहीं लगता, जिंदा बचे हो, तो वो आप बचे हो स्टे इंसुलेटर की वजह से। तो ये स्टे इंसुलेटर का काम है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सस्पेंशन इंसुलेटर के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो ये जो इमेज में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन सस्पेंशन इंसुलेटर। देखो ये क्या है, ऊपर से लटका है और यहाँ से आपका तार निकल रहा है। तो सस्पेंशन इंसुलेटर में क्या होता है कि ये बहुत सारी डिस्क लगी होती हैं, बहुत सारी डिस्क लगी होती है। जनरली क्या होता है कि ये बहुत सारी डिस्क क्यों लगाई हैं, देखो अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारी इंसुलेटर डिस्क लगी है। तो ये इंसुलेटर डिस्क का काम क्या होता है, पहले आप ये समझो कि जैसे मान लो अगर एक डिस्क है तो जनरली जैसे मान लो एक डिस्क की कैपेसिटी मान लो है 10 kV। अब मान लो 10 kV, ठीक है। अब मान लो मेरी जो तार है उसमें मान लो अगर 100 kV का अगर मान लो तार है, अगर हम ये वाला इंसुलेटर इसमें लगा देंगे, अगर ये वाला इंसुलेटर अगर हम इसमें लगा देंगे, इसकी कैपेसिटी है 10 और ये 100 kV, तो क्या हो जाएगा, बॉम्ब फट जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे करके हम टोटल क्या है यहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा इंसुलेटर लगा देते हैं। तो एक की 10, दूसरे की 10, तीसरे की 10, चौथे की 10, तो ऐसे करके टोटल मान लो 10 × 10 मतलब 100 kV इसकी कैपेसिटी हो गई। तो इसलिए हम 100 kV का तार इसमें लगा सकते हैं।
तो सस्पेंशन इंसुलेटर का मेन काम ये है कि डिफरेंट टाइप की डिस्क इसमें कनेक्ट कर दी हमने, जैसे एक डिस्क ये लगा दी, एक डिस्क ये लगा दी, तो इससे क्या है, इसकी जो जो इंसुलेशन की जो कैपेसिटी है, इंसुलेशन की जो रेटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इससे क्या होता है कि रेटिंग करने से आप बड़े बड़े तारों को भी लगा सकते हैं, और इसमें क्या है, बड़े जो हाई वोल्टेज लाइन्स होती हैं उनमें हम इसको ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि सस्पेंशन इंसुलेटर। अब इसमें शॉर्ट में ये देख लेते हैं कि जनरली किस रेटिंग पे, ये देखो ये चार्ट बनी है, ये चार्ट जो है बहुत स्टैंडर्ड चार्ट है, इसको आप यूज कर सकते हो। चार्ट में ये जो बोल रहा है स्टैंडर्ड चार्ट है एक तरीके से। इसमें क्या है कि देखो ये यहाँ पे रेटिंग दी है और साथ में ये बता रहा है कितने इंसुलेटर लगेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे ये कोशिश करता हूँ कि एक तो आप इसको याद कर लो कि 33 kV में लगभग 3 इंसुलेटर लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, और आप एक 110 वाला याद कर लो और एक 230 वाला याद कर लो। मतलब ये जो है कि इसमें 3 लगेंगे, इसमें 8 लगेंगे, इसमें 14 लगेंगे। सीधा सीधा सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि मान लो 230 kV की लाइन में कितने सस्पेंशन इंसुलेटर लगते हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें 14, 12 से 14, ऐसे 12 से 14 इंसुलेटर लगते हैं। तो जनरली एक सीधा सीधा सवाल आपसे ऐसे पूछा जा सकता है सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि बहुत पास रखने से, जैसे आपने देखा होगा कि ये पिन इंसुलेटर यहाँ पे बना था, ये पिन इंसुलेटर इस तरीके से था, इसमें जो वायर जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा पास रखने से, टाइट रखने से फ़ायदा क्या है। देखो अगर आप इसको बहुत टाइट नहीं रखोगे तो यहाँ पे क्या है, स्पार्किंग हो जाएगी। स्पार्किंग क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसका एक मेटल अलग होता है, पिन जो जिसको अपन पिन बोलते हैं, और ये वायर है। तो जब दो तारों को आप बहुत बिल्कुल पास में लाते हो ना, तो उससे क्या हो जाती है, स्पार्किंग हो जाती है। इसलिए इतना पास चिपका के रखते हैं जिससे स्पार्किंग से बचें। तो इसका आंसर है स्पार्किंग से बचें। ठीक है, अब आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल कहाँ है इसका, एक सवाल और था, हाँ ये है। एचटी ओवर हेड लाइन में अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का यूज करते हैं। मतलब अंतिम सिरों पर किस टाइप के लाइन इंसुलेटर का यूज करते हैं। अंतिम सिरों का मतलब है डेड एंड पे। डेड एंड पे जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं डिस्क इंसुलेटर का यूज करते हैं। ये भी जो डिस्क इंसुलेटर हमने बताया, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो एक खंभा ये है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक घर है, ठीक है, आप ऐसे समझो यहाँ पे एक घर है और यहाँ पे एक तार है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे तो आपने पिन इंसुलेटर लगा दिया, मान लो 33 kV की ये लाइन है, ठीक है। तो 33 kV की लाइन से यहाँ पे बिजली आई, लेकिन अब ये बिजली इसके आगे नहीं जानी, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे नो बड़ी रहता है, कोई नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक डिस्क इंसुलेटर का यूज करेंगे। डिस्क इंसुलेटर का एक काम ये होता है, जो आप याद कर लो कि एंड पॉइंट पे भी हम डिस्क इंसुलेटर का यूज कर सकते हैं। ये देखो, क्योंकि क्या है कि जो पिन वाला होता है वो तो सीधा आर पार होता है, उसमें कोई बांधने का और कोई बॉन्डेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ अगले सवाल पर। डिस्क इंसुलेटर अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की व्यवस्था का क्या होगा। देखो दोस्तों, अगर इसमें बोल रहा है कि यदि एक डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, हार्म हो जाता है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप इसको देख रहे हो तो मैंने बताया कि एक की कैपेसिटी 10 है, दूसरे की कैपेसिटी 10 है, तीसरे की 10 है। अगर आप इसको ख़राब कर भी दो तो क्या होगा कि अगर 100 कैपेसिटी होगी तो इसकी 100 से क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। 100 से इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 90। लेकिन जो पूरा जो इंसुलेटर है, जो यहाँ पे जो पूरा इंसुलेटर है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अनहार्म्ड रहेगा। बस ये है कि थोड़ी सी उसकी जो इंसुलेशन की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसी सवाल में वो आपसे पूछ रहा है कि अगर एक डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था की क्या होगी। इसमें कोई नहीं होगा, केवल क्षतिग्रस्त डिस्क काम नहीं करेगी। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 3 लगा दिए, ठीक है, अब 3 में मान लो ये वाला आपका ख़राब हो जाता है, तो ये 2 तो आपके काम करेंगे ही करेंगे ना। तो ये मैंने आपके सारे इंसुलेटर और उनके बेसिक कंसेप्ट को बताया, और डिटेल में अपन फिर कभी डिस्कस कर लेंगे किसी दूसरे क्वेश्चन में, मतलब लेकिन मुझे लगता है इतना काफ़ी है। बिजली ट्रांसफार्मर में बुखुल्ज रिले का काम क्या होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिले होती है, और ये रिले का काम क्या होता है, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ट्रांसफार्मर में होता क्या है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ये ट्रांसफार्मर में होता क्या है। देखिए ट्रांसफार्मर में यहाँ पे देखिए ये जो है बुखुल्ज रिले लगी है। बुखुल्ज रिले का मेन काम होता है ये इंसिपिएंट का मतलब होता है ये आपके प्रारंभिक फॉल्ट को बताती। प्रारंभिक फॉल्ट का जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
जनरली ऐसा बोला जाता है, अगर किसी को ये एग्जाम्पल पसंद ना आए, लेकिन मुझे लगता है ये एग्जाम्पल बहुत सूटेबल एग्जाम्पल है। ऐसा बोला जाता है कि जब भी हमारी जो फीमेल्स जो है, फीमेल्स जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके जो पीरियड होते हैं वो आने बंद हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब पीरियड आने लग गए तो इसका मतलब ये कि आप प्रेग्नेंट ही है। तो मतलब ये एक सिग्नल है, मतलब इसको हम बोलते हैं इंसिपिएंट सिग्नल। इंसिपिएंट का मतलब प्रारंभिक सिग्नल। इसी तरीके से जो बुखोल्ज रिले जो होती है, बुखोल्ज जो रिले होती है वो उसका भी काम होता है इंसिपिएंट मतलब इनिशियल सिग्नल्स देना। तो बुखोल्ज रिले काम कैसे करती है, देखो ये ट्रांसफार्मर है, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। जो आपको जो ग्रीन कलर में जो भी दिख रहा है ना, ये होता है सिलिका जेल। तो जो ग्रीन जब पूरा दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑयल सर्किट। तो क्या होता है कि जैसे मान लो इसमें बहुत सारा इसमें क्या ऑयल भरा हुआ है। अब ऑयल भरने से क्या हुआ, जब मान लो करंट जब बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, करंट या तो वो ओवरलोड की वजह से करंट हो गया, या मान लो शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट ज़्यादा हो गया, तो उससे क्या होता है कि उससे क्या हीट ज़्यादा पैदा होती है। हीट ज़्यादा पैदा होने से क्या होगा, बर्न हो जाएगा। बर्न हो जाने से क्या होगा कि गैसेस बनेंगी। जैसे आपको पता है जब रोटी जल जाती है तो कैसी गैसेस निकलती हैं। तो जब ये गैसेस निकलेंगी तो ये गैसेस क्या ट्रांसफार्मर से उड़ के, देखो ये जो लाल कलर से मैं जो बना रहा हूँ ये उड़ के जाती है बुखोल्ज रिले में। बुखोल्ज रिले में अब गैस बनेंगी तो ये जाके टकराएंगी बुखोल्ज रिले में। बुखोल्ज रिले क्या कर देगा, बता देगा कि देखो भैया अंदर से कैसे बन रही हैं, अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, पीरियड आना बंद हो गया है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर दो। तो यही इसका आंसर है। अगला मतलब कि ये ट्रांसफार्मर बुखोल्ज रिले क्या करता है, जब ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट संरक्षण होता है तो इससे क्या होती है, हीट होती है। हीट से क्या होता है, गैसेस बनती हैं। गैसेस से जो मरकरी का जो कॉन्टैक्ट है वो शॉर्ट हो जाता है और ट्रिप हो जाता है। तो इसका आंसर है ये। अब दोस्तों एक अगला क्वेश्चन है कि घरेलू में कौन सा उपकरण यूज होता है। ये सबको पता है, एमसी भी यूज करता है। आपने देखा होगा एमसी में एक बटन होता है यहाँ पे जो नीचे ट्रिप कर जाता है, ऊपर इसको हम ऊपर उठा देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप में पूछा जा रहा था कि डीसी जो सीरीज जनरेटर होता है, डीसी सीरीज जनरेटर ये कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह कैसे काम करता है, कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों आप भी इस चैनल में डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप दिया है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन और किसी भी फील्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई भी डाउट हो तो आप एक बार उस ग्रुप पे पूछ लीजिए। मेरी जितनी समझ है मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की। तो मैं कोशिश करूँगा जो वीडियो के जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं वो हम ऐसे वीडियो के लास्ट में ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बीच बीच में डिस्कस करते रहें। देखो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि इसको समझने से पहले आपको 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी। 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ क्या समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। देखो आर्मेचर रिएक्शन मैंने एक पिछले डिस्कशन के वीडियो में बनाया था। देखो दोस्तों यही वही बात हो जाती है ना, अगर आप सारे डिस्कशंस के वीडियो अगर सुन रहे हो ना तो आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो डेली कवर होते जाएंगे और मुझे क्या 5 चीज़ें 5 बार नहीं बतानी पड़ेंगी। आपके जो मतलब जो पूरे कॉन्सेप्ट हैं वो पूरे कवर हो जाएंगे। आर्मेचर रिएक्शन डीसी मशीन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो आर्मेचर रिएक्शंस में क्या होता है, जब भी आपका लोड करंट बढ़ता है तो इससे क्या होता है कि जो आपका जो आर्मेचर का जो फील्ड है वो क्या होता है, वो भी बढ़ता है। और इससे क्या होता है, ये रिएक्ट कर जाता है किससे, रिएक्ट कर जाता है आपके मेन फील्ड से। और आर्मेचर रिएक्शन का आपको इम्पैक्ट पता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है डीमैग्नेटाइजेशन, अगर आपको पता होगा। एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। आप ये तो सीधा सीधा पूछा भी जा सकता है कि क्या होता है। तो डीमैग्नेटाइजेशन होता है, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो फ्लक्स आपका कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जब लोड करंट बढ़ता है तो उससे क्या होता है, आपका फ्लक्स कम हो जाता है। ये आर्मेचर रिएक्शन का ही लोड बढ़ता है तो आर्मेचर रिएक्शन का, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट तो ये हो गया। अभी इसमें एक दूसरा कंसेप्ट और यूज होता है। दूसरा कंसेप्ट ये होता है कि डीसी मशीन में फ्लक्स से क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो फ्लक्स का जो प्रभाव पड़ता है, देखो फॉर्मूला आपको पता है E=Pn∅Z/60A। तो अगर हम मोटर की बात करें और एक केस में अगर हम जनरेटर की बात करें तो मोटर के केस में हमें क्या स्पीड होती है, स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जनरेटर के केस में हमें क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसमें क्या बी या ई बोल दो। तो इसमें जो स्पीड होती है वो प्रोपोर्शनल टू 1/फ्लक्स होती है और इसमें क्या होता है, जो स्पीड होती जो वोल्टेज होता है फ्लक्स होता है। तो अगर दोस्तों फ्लक्स का अगर हम कम करेंगे
तो क्या होगी, जो मोटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। देखो पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन भी किया था कि फ्लक्स के कम होने से मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन इसका दूसरा प्रभाव जनरेटर पे क्या पड़ेगा, जनरेटर पे जो प्रभाव पड़ेगा उसका वोल्टेज कम हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो अभी आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए, एक कंसेप्ट वो हो गया, दूसरा कंसेप्ट हो गया। अब इन दोनों कंसेप्ट को मिला के हम इसको लगाते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के हम लगाते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। तो दोनों कॉन्सेप्ट को मैं एक बार बता देता हूँ कि जब लोड करंट बढ़ता है तो फ्लक्स कम हो जाता है। ये क्यों होता है? आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट अभी मैंने क्या बताया कि जब फ्लक्स कम होता है तो जो जनरेटर का जो वोल्टेज है वो भी कम हो जाता है। तो पहले आप एक डीसी सीरीज मोटर की अगर आप करेक्टरिस्टिक समझो तो डीसी सीरीज मोटर की करेक्टरिस्टिक ये होती है, यहाँ पे होता है IL और IF। डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है कि आपकी जो मोटर होती है उसमें जो सीरीज़ की जो वाइंडिंग होती है उसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट होती है आपकी IL और ये आपकी IF, दोनों IL और IF दोनों है। और ये किसके बराबर होगा? फ्लक्स के बराबर। ठीक है, और ये आपका वोल्टेज। तो दोस्तों जैसे हर चीज़ की एक सीमा होती है, हर चीज़ की एक अति होती है, उसके बाद कुछ होता नहीं है। तो देखो यहाँ तक क्या है, जैसे मान लो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस टाइम के बाद क्या होने लगता है, इस टाइम के बाद ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जब लोड बढ़ जा रहा है जी, ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाओ, जब लोड बढ़ जा रहा है तो क्या होगा? फ्लक्स कम होगा, और जब फ्लक्स कम होगा तो वोल्टेज भी आपका कम होगा। तो पहले जितना वोल्टेज बढ़ रहा था उतना वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज जो है वो थोड़ा धीमे धीमे बढ़ेगा, और जो कर्व है वो एक टाइम के बाद ऐसा फ्लैटन हो जाएगा, ऐसा समानांतर हो जाएगा। क्योंकि उसका कारण क्या है कि जब आपका लोड बढ़ रहा है तो आपका फ्लक्स कम हो रहा है, और फ्लक्स कम होने के साथ आपका जो है वो वोल्टेज उतना नहीं बढ़ पा रहा जितना बढ़ना चाहिए, तो आपका ये वोल्टेज कम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि इस एक टाइम के बाद आपका ये वोल्टेज है उतना नहीं बढ़ रहा, वोल्टेज आपका फिक्स हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? आपका वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। अब हमें देखो ओम का नियम तो हमें मालूम है। ओम का नियम क्या होता है? करंट क्या होता है? करंट इक्वल टू होता है V/R। अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट है तो आपका करंट भी कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीके से आर्मेचर रिएक्शन से पर्टिकुलर तो ये यहाँ पे क्या है? करंट सोर्स जो है, करंट यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो दोस्तों यही जो कॉन्सेप्ट है इसमें आप समझो कि इसमें होता क्या है। जो डीसी मोटर की जो करेक्टरिस्टिक होती है वो इस तरीके से होती है, पूरी करेक्टरिस्टिक बहुत ही कम किताबों में बनी होती है। ये है आपका IL, ये आपका IF, ये आपका BL। तो जब तक आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रहा है तब तक ये क्या है? बूस्टर मोड में काम करता है। बूस्टर मोड का मतलब ये है, एक बूस्टर मतलब आपका करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, बूस्टर की तरह काम करता है। यहाँ पे ये क्या है? कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह काम करता है, कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह काम करता है। तो ये करेक्टरिस्टिक बहुत ही कॉमन करेक्टरिस्टिक है। बीजेटी की अगर आप करेक्टरिस्टिक देखेंगे ना, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की अगर आप करेक्टरिस्टिक देखोगे वो भी इसी तरीके से होती है कि इस रीजन को बीजेटी में बोलते हैं सैचुरेशन वाला रीजन, यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं हम एक्टिव रीजन। बीजेटी का अगर आपको याद हो, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो, अगर बीजेटी डिस्कस करेंगे तब ये करेंगे, तो आप भी समझ लो क्यों करंट सोर्स की तरह काम कर रहा है। मेन रीजन है इसका आर्मेचर रिएक्शन एक पर्टिकुलर लोड के बाद। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों अब लास्ट में हम बात करते हैं, अगर डेली प्रैक्टिस का ये डिस्कशन था, आज की तारीख का डिस्कशन था। इस डेली प्रैक्टिस में अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझना है, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको अगर 100 क्वेश्चंस की काबिलियत बनानी है, तो डेली कुछ को आप सॉल्व कीजिए। साथ में आप ये डिस्कशन वीडियो भी देखिए। यूट्यूब चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में ये जो टेलीग्राम चैनल की जो वीडियो में एक लिंक दी होगी डिस्क्रिप्शन में, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक लास्ट बात, UPPCL की एक फ्री टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च हुई है वेबसाइट पर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे है ना testseries.meri.ITI.com पे जाना है। यहाँ पे आपको एक लाइन और जोड़नी है टेस्ट सीरीज नाम से। ठीक है, तो इस पे आपको जाना है और आप ज्वाइन करें। तब तक के लिए गुड बाय। अब डिस्कस करेंगे अगले कुछ को डिस्कस करेंगे कल। गुड नाइट।